हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे 12 जुलाई के करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है, आईएमएफ ने एक वर्किंग पेपर रिलीज किया है जिसका टाइटल है एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये पेपर इंडिया की ग्रोथ का एनालिसिस करता है और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सजेस्ट करता है जो इंडिया की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इस पेपर के की हाइलाइट्स हैं। पहला है सेक्टोरल इम्बैलेंसेस। तो 1980 में जो एग्रीकल्चर का रोल था एग्रीगेट आउटपुट में, वो 40% से ज़्यादा था। अब 2019 में ये 15% पर आ गया। फिर भी जो एग्रीकल्चर है अभी भी 42% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक स्ट्रिक्ट लेबर मार्केट रेगुलेशंस। दूसरा इसमें पॉइंट है अनइवन टेक अडॉप्शंस बाय इंडस्ट्रीज। तो सर्विसेज सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर को कैचअप किया है और इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आईटी सर्विसेज एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें फ्यूचर एस्टिमेट्स। तो इंडिया को अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए 2050 तक कम से कम 143 से लेकर 324 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। एंड एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट को कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करने से जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0.2 से लेकर 0.5% तक बढ़ सकती है। की रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं इसमें। तो पहली रिकमेंडेशन है सेंटर को स्टेट्स के साथ मिलकर लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करना चाहिए। दूसरा है टैरिफ और नॉन टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने चाहिए ताकि इंडियन प्रोड्यूसर्स हेल्थी कंपटीशन का सामना कर सकें और रिसोर्सेज का बेटर एलोकेशन हो सके। तीसरा है सोशल सेफ्टी नेट को स्ट्रेंथन करना। किस तरीके से? कि रूरल से जो अर्बन एरियाज में वर्कर की माइग्रेशन है उसको फैसिलिटेट करने से और इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इससे क्या होगा, जो सोशल सेफ्टी नेट है वो मजबूत होगा। नेक्स्ट न्यूज में है इंडिया साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग एट कोयना वर्ना रीजन। तो ये कोयना वर्ना रीजन आता है महाराष्ट्र में। यहाँ पर साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग की जाएगी बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक बोरहोल्स को डिग करना ताकि अर्थ के क्रस्ट के डीपर पार्ट्स को ऑब्जर्व और एनालाइज किया जा सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव है अर्थ के क्रस्ट को 7 किलोमीटर तक ड्रिल करना और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करना। इससे अर्थक्वेक्स को स्टडी करने का मौका मिलेगा, प्लानिट की हिस्ट्री पता चलेगी, एक्टिव फॉल्ट जोन्स, रॉक टाइप्स, एनर्जी सोर्सेज और लाइफ फॉर्म्स को समझने में भी मदद मिलेगी। दक्कन में जो वॉल्केनिज्म है उसको ये इंसाइट प्रोवाइड करेगा एंड इसके थ्रू जियोथर्मल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर किया जा सकेगा। यहाँ पर टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है मड रोटरी ड्रिलिंग का एंड एयर हैमरिंग का, जिसको परक्यूजन ड्रिलिंग भी बोलते हैं। तो रोटरी ड्रिलिंग में क्या होता है, स्टील रॉड यूज होता है रॉक्स को कट करने के लिए जो हीट जनरेट करता है। कूलिंग लिक्विड या ड्रिलिंग मड टूल्स को कूल करता है और डेब्रिस को बोरहोल से रिमूव करता है। दूसरा जो एयर हैमरिंग होता है, इसमें हाईली कंप्रेस्ड एयर को ड्रिलिंग रोड के थ्रू पुश किया जाता है बोरहोल को डीपन करने और कटिंग को फ्लैश आउट करने के लिए। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि लेबर और कैपिटल इंटेंसिव और मेटिकुलस प्लानिंग और ड्रिलिंग एक्यूमेंट की जरूरत होती है। दूसरा, इसमें जैसे जैसे बोरहोल डीप होता जाता है लोड ऑन बढ़ता जाता है। तीसरा, जो अर्थ का इंटीरियर है ये काफ़ी हॉट डार्क हाई प्रेशर रीजन है जो कि लॉन्ग और कंटिन्यूस ऑपरेशंस को हिंडर करता है। मतलब जो लॉन्ग और कंटिन्यूस ऑपरेशन होते हैं उसमें रुकावटें आती हैं अर्थ के हॉट डार्क हाई प्रेशर रीजन की वजह से, इंटीरियर के हॉट डार्क हाई प्रेशर रीजन की वजह से।
नेक्स्ट न्यूज में है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। तो ये जो रिपोर्ट है ये डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन ट्रेंड्स के बारे में बताती है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि करेंटली जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2.25 लाइव बर्थ्स पर वुमेन, और ये 1990 में कितना था? 3.31 ही था। एंड पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1995 में थी 64.9, अब ये बढ़कर हो गई है 73.3 ईयर्स। तो यूएन देश है, यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसके बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, एंड ये यूनाइटेड नेशन चार्टर में रूटेड है। ये गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के साथ क्लोजली काम करता है ताकि कंट्रीज अपने इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स अचीव कर सकें। इसके द्वारा कई रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स एंड फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 4.7 बिलियन बेबीज, जो कि वर्ल्ड का 3.5% है, 18 साल से कम एज की मदर्स से बोर्न हुए। इंडिया स्पेसिफिक इसमें बताया गया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अर्ली 2060s में पीक पर रीच करेगी और सेंचुरी के दौरान वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहेगी। तो इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज के मेन ड्राइवर्स हैं पॉपुलेशन मोमेंटम, रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन की नंबर इंक्रीज होती है इवन व्हेन नंबर ऑफ बर्थ्स पर वुमेन रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 तक या बिलो आ जाती है। अदर्स इसमें ड्राइवर्स हैं कुछ कंट्री रीजन में हायर फर्टिलिटी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना। तो ये क्या है? ये पॉपुलेशन इंक्रीज के मेन ड्राइवर्स हैं। इसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। तो नेक्स्ट न्यूज में है सिक्योरिटी एजेंसी सीज पाक बाउंड बैंड केमिकल्स। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने तमिलनाडु के एक पोर्ट पर इंटरनेशनली बैंड केमिकल ऑर्थोक्लोरोबेंजलाइडिन मोनोनाइट्राइल की कंसाइनमेंट सीज की है, जो टीयर गैस और राइट कंट्रोल्स एजेंट्स के लिए यूज होती है। तो ये जो सीजर की गई है ये कस्टम एक्ट 1962 एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 के प्रोविजन के तहत हुई है। तो एक होती है स्कोमेट लिस्ट, ये केमिकल इंडिया की एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, मतलब एक होती है स्कोमेट लिस्ट, और ये जो केमिकल अभी यहाँ से मिला है ये इंडिया की एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट स्कोमेट में लिस्टेड है एज अ कंट्रोल्ड सब्सटेंस, जिसका एक्सपोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन के अगेंस्ट अलाउड है। तो स्कोमेट लिस्ट इसके बारे में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ये ड्यूल यूज आइटम्स, म्यूनिशंस और न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है। तो ड्यूल यूज आइटम क्या होते हैं? ये आइटम्स और टेक्नोलॉजीज सिविलियन और मिलिट्री दोनों एप्लीकेशन के लिए यूजफुल हो सकती हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंदर स्कोमेट नाम दिया गया है।
तो ड्यूल यूज आइटम्स और टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट या तो प्रोहिबिटेड होता है या लाइसेंस के अंडर अलाउड है। एंड ये जो स्कोमेट कंट्रोल लिस्ट है ये ऑल मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम और कन्वेंशन की कंट्रोल लिस्ट के साथ अलाइंड है। नेक्स्ट न्यूज में है विजिंचम इंटरनेशनल सी पोर्ट इन केरला। तो ये है तिरुवनंतपुरम में और ये इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इस पोर्ट का जो डेवलपमेंट है वो होगा लैंडलॉर्ड मॉडल पे। तो इस मॉडल में क्या होता है, जो पोर्ट अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी होती है वो लैंडलॉर्ड के रूप में काम करती है, जबकि पोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं स्पेशली कार्गो हैंडलिंग वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाता है। ट्रांसशिपमेंट हब ये क्या होता है, ये ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो ओरिजिनेटिंग और डेस्टिनेशन पोर्ट्स के साथ कनेक्शन रखते हैं और कार्गो ट्रांसफर के लिए इंटरमीडिएट पोर्ट के रूप में यूज होते हैं। इंडिया का करीब 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो इंडिया के बाहर के पोर्ट्स पर हैंडल होता है। कोलंबो, सिंगापुर और कलांग के पोर्ट्स इस कार्गो का 85% से ज़्यादा हैंडल करते हैं। तो अगर ये बन जाता है तो इंडिया को बहुत मदद मिलेगी इससे। तो इसका महत्व क्या है, ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग में मेजर पोर्ट्स के पोटेंशियल रिवेन्यू लॉसेस को एड्रेस करने में और पोर्ट एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा एंड शिप रिपेयर, वेयर हाउसिंग, बंकरिंग जैसे एलाइड बिजनेसेस का ग्रोथ होगा। तो अदर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इंडिया में ट्रांसशिपमेंट हब्स को डेवलप करने के लिए। कोचिन पोर्ट अथॉरिटी ने कोचिन में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलप किया था और ग्रेट निकोबार आइलैंड के गलाथिया बे को एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये इनिशिएटिव्स अभी तक लिए गए हैं ट्रांसशिपमेंट हब्स को डेवलप करने के लिए इंडिया में। सो नेक्स्ट न्यूज़ में है प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हाईलाइट करते हुए। तो ये 41 ईयर्स में पहली बार ऐसा है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रिया का विजिट किया है। लास्ट जो विजिट थी वो हुई थी 1983 में। तो दोनों ही कंट्रीज ने फ्यूचर ओरिएंटेड बिलेटरल सस्टेनेबल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर जोर दिया। पार्टनरशिप में न्यू इनिशिएटिव्स और जॉइंट प्रोजेक्ट्स कवर होंगे और ग्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, लाइफ साइंसेज, स्मार्ट सिटीज, मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन में बिजनेस टू बिजनेस इंगेजमेंट होगा। तो इंडिया ऑस्ट्रिया का हिस्टोरिकल रिलेशन क्या रहा है, 1949 में ये रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ था। पीएम नेहरू ने 1955 में ऑस्ट्रिया के न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट कंट्री बनने को सपोर्ट किया था। इसके साथ ही दोनों कंट्रीज ने फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रेजोल्यूशन पर कमिटमेंट अफर्म किया है। तो कोई अगर है ना पीएम कहीं जाते हैं दूसरी कंट्री में तो जाहिर सी बात है आगे कैसे रिश्ते बढ़ाए जाएंगे या कैसे और ज़्यादा कॉपरेशन को बढ़ाया जाएगा, इस पे ही बात होती है। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है। इंडिया ने ऑस्ट्रिया के यूएनएससी कैंडिडेचर के लिए 2027-28 टर्म के लिए सपोर्ट रिट्रीट किया है, जबकि ऑस्ट्रिया ने इंडिया के 2028-29 के कैंडिडेचर को सपोर्ट किया। इंडिया ने ऑस्ट्रिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ में है ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन।
तो गवर्नमेंट ने ई ऑफिस को सभी अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस और ऑटोनोमस बॉडीज में इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड किया है। ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के अंडर और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है। इसके की कंपोनेंट हैं ई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, KMS यानी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, WAW वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल, स्पैरो यानी कि स्मार्ट परफॉर्मेंस अपेरेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। नेक्स्ट न्यूज़ में है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो ये एक बिनियनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स होस्ट करती है। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और है ना पहले इसमें पार्टिसिपेट किया था 2018 में, फिर देन 2022 में। तो याद रखने वाली बात ये है कि ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसका एम है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस को बढ़ावा देना। सो नेक्स्ट न्यूज़ में है SC/ST एंड TSP। SC/ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान एंड TSP यानी ट्राइबल सब प्लान। तो ये न्यूज़ में अभी इसलिए क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है फंड्स डाइवर्जन के बारे में SC/ST और TSP से। तो ये दोनों ही इंश्योर करती हैं प्रोपोर्शनल फंड्स के लिए। SC/ST करती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एंड TSP करती है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ में है IFSC एंड IFSCA। तो ये न्यूज़ में अभी इसलिए क्योंकि RBI ने लिबरलाइज्ड और रेमिटेंस स्कीम के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स के रेमिटेंसेस के स्कोप को बढ़ाया है। तो IFSC के बारे में देखते हैं। जो गिफ्ट IFSC है ये इंडिया का पहला IFSC है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत सेटअप हुआ है और ये गुजरात में है। इसको रेगुलेट किया जाता है IFSCA के द्वारा 2019 से। तो ये ऑपरेशनलाइज तो हो चुका था 2015 में, लेकिन इसको रेगुलेट किया जाने लगा 2019 से IFSCA के द्वारा। इसका एम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट न्यूज़ में है टाइम क्रिस्टल्स। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने जाइंट एटॉम से टाइम क्रिस्टल सक्सेसफुली क्रिएट किया है। इस टाइम क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को लाया गया था फ्रैंक विल्जैक के द्वारा 2012 में। क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या होती है? एक क्रिस्टल एटॉम्स का अरेंजमेंट है जो स्पेस में रेगुलर इंटरवल्स में रिपीट होता है। एंड टाइम क्रिस्टल होता है क्वांटम सिस्टम जहां पार्टिकल्स टाइम में पीरियडिकली मोशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो रिसर्चर्स ने लेजर लाइट और राइडबर्ग एटॉम्स का यूज करके स्पॉन्टेनियस ऑसिलेशंस डेमोन्स्ट्रेट किया। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं? सेंसर्स में, वायरलेस कम्युनिकेशंस में और क्वांटम टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट न्यूज़ में है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो ये इंक्रिप्शन मेथड है जो क्वांटम मैकेनिक्स के नेचुरली अकरिंग प्रॉपर्टीज का यूज करता है डेटा को सिक्योर और ट्रांसमिट करने के लिए। और इसमें इंडिविजुअल फोटॉन्स यानी लाइट पार्टिकल्स का यूज ऑप्टिक फाइबर के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है। तो इसमें क्या हुआ है, एक न्यू रैंडम नंबर जनरेशन मेथड डेवलप किया गया है RRI के द्वारा जिसका नाम है लिजिट गर्ग इनइक्वालिटीज। ये यहाँ पर ऐड नहीं हो पाया है। तो RRI ने लिजिट गर्ग इनइक्वालिटीज वायलेशन डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए फोटोनिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था।
तो ये होता क्या है, एलजीआई यानी लिजिट गर्ग इनइक्वालिटीज। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिडिक्शंस को क्लासिकल फिजिक्स के प्रिडिक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज में है सेरस क्रेन। तो ये दुनिया की सबसे लंबी उड़ने वाली बर्ड है एंड उत्तर प्रदेश की ये स्टेट बर्ड है। ये पाई जाती है वेटलैंड्स में, मार्शेस में, फ्लड प्लेन्स में, कल्टीवेटेड लैंड्स में। एंड ये इसको कंजर्वेशन स्टेटस मिला हुआ है आईयूसीएन के तहत, वनरेबल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 4 के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट न्यूज में है सियांग रिवर प्रोटेस्ट। तो लोकल लोग जो है अरुणाचल प्रदेश में इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अपर सियांग में। तो सियांग रिवर का ओरिजिन है अंगसी ग्लेशियर, कैलाश रेंजेस नियर मानसरोवर लेक। उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं लोहित एंड दिबांग। एंड ये आसाम के प्लेन्स में पासीघाट टाउन के साउथ में फ्लो करती है, जहाँ पे ये मिलती है दिहांग और लोहित से और ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। नेक्स्ट न्यूज में है क्रोमियम कंटेमिनेशन। तो कोलकाता बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को सुकीनदा वाइल्ड वैली उड़ीसा में क्रोमियम कंटेमिनेशन के डेंजरस लेवल से इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर दिया है। तो क्रोमियम कंटेमिनेशन ये होता क्या है, क्रोमियम हाईली वाटर सोल्यूबल है, हैंस सोर्स पॉइंट से वाइड स्प्रेड कंटेमिनेशन होती है। ट्रिपलेंट क्रोमियम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, जबकि हेक्सावेलेंट क्रोमियम हाई कैसिनोजेनेसिटी के कारण टॉक्सिक है। तो मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट क्या है इसकी, तो ड्रिंकिंग वाटर में हेक्सावेलेंट क्रोमियम की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 0.05 मिलीग्राम्स पर लीटर, यानी 50 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट न्यूज में है फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज। तो ये फंड 27th सेशन ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 2022 में शर्म अल शेख इजिप्ट में एस्टेब्लिश हुआ था। इस फंड का पर्पस था डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना, कंपनसेट करने में लॉसेस और डैमेज के कारण जो भी क्लाइमेट चेंज के अनअवॉइडेबल रिस्क होते हैं उस केस में, मतलब क्लाइमेट चेंज से जो भी लॉस एंड डैमेज होते हैं तो उस केस में कंपनसेट करने के लिए इस फंड को बनाया गया था। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेगा।